नमस्कार दोस्तों, और आप लोग कैसे हैं। आज हम लोग बात करेंगे पर्यावरण संबंधित अधिनियम की और कानूनों की प्रमुख जो हैं। हालांकि देखा जाए पिछले 3 सालों से क्वेश्चन कंटिन्यू चले आ रहे हैं और क्वेश्चन को डीप में जाके पूछने लगा 2018 से, जब से क्या कहते हैं पैटर्न थोड़ा सा मॉडिफाई हुआ। पीसीएस का पैटर्न यूपीएससी के थ्रू आया, तब से वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कर दिया। पहले तो क्वेश्चन आता था कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया, तो डेट देता था 1972, 86, 2002, 2012, इस टाइप का 4 ऑप्शन देता, उसमें से करना होता था। तो आपको ये याद रखने की ज़रूरत होती थी कि टाइगर क्या कहते हैं संरक्षण कब आया, वन्य जीव संरक्षण कब आया, पर्यावरण संबंधी अधिनियम कब आया, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया। इस तरह के क्वेश्चंस का वो डेट पूछते थे। 1986 हो गया जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का, और 1976 इसका होगा। इस टाइप के वो लोग क्वेश्चन पूछते थे। लेकिन अब जब से पैटर्न चेंज हुआ है तब से इन्होंने चीज़ों को मॉडिफाई कर दिया, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करने लगे कि इसके अंदर है क्या, अगर इसमें अनुसूचियां हैं तो क्या क्या किया गया, अगर सरकार ने इसको बनाया है तो क्यों बनाया है, इनके क्या क्या प्रावधान हैं, इनके अधिकार क्या हैं, लोगों को क्या अधिकार दिए गए हैं, दंड है कि नहीं, सज़ा है कि नहीं। तो इस तरह के कानूनों को हम डीप में पढ़ने का प्रयास करेंगे। पहले तो हम प्रमुख अधिनियम को लिख के डेट लिखते जाते और उसके नीचे 1-2 लाइन बता देते। लेकिन अब मित्रों क्वेश्चन वहाँ से आ ही नहीं रहा, तो क्या करेंगे। क्वेश्चन ऊपर से भी आ रहा है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में दे देता है, लेकिन क्वेश्चन अब उसके डीप में ज़्यादा वो लोग पूछने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये सीरीज़ मुझे लग रहा है 2 से 3 क्लास तक चलती रहेगी, जितने संबंधित कानून है, क्योंकि पहले हम 1 को पढ़ेंगे, 1 के साथ साथ क्या कहते हैं फिर अनुसूचित जाति जनजाति को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे तटीय सुरक्षा नियमन पे, फिर उसके बाद भी जितने कानून बनाए गए हैं उसी के साथ एनजीटी को डिस्कशन करेंगे, या फिर एटसेट्रा जितने कानून हैं सारे के सारे कानून को ग्रीन प्रिंट तक सारे के सारे यहाँ ख़त्म करेंगे। उसके बाद उनकी पर्यावरण संबंधी जो संस्थाएं हैं हम उनको शुरू करेंगे। मतलब 5 से 6 क्लास में कोशिश ये करेंगे कि लेवल जो आपका हो यूपीएससी का हो, करंट के साथ साथ अपडेट करते चलेंगे, और क्या कहते हैं जो है डाउन टू अर्थ बोलते हैं ना, कि मतलब नीचे से उठा के ऊपर की तरफ लेके चलेंगे। इसलिए क्या कहते हैं कि कहीं कोई समस्या ना आए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को एसआई का एग्ज़ाम देना है, क्वेरी जाती है उनकी, बहुत सारे लोगों को बीएड का या एटसेट्रा एग्ज़ाम देना होता है। तो वनडे एग्ज़ाम के लिए भी किफ़ायती हो, उसके लिए हम ऊपर ना जाके डीप में ले जाके आपको गहराई में बताएँ। तो देख लिए हम लोग क्या किसकी बात करेंगे, जो पर्यावरण संबंधी अधिनियम है। पर्यावरण संबंधी अधिनियम क्या भारत में स्वतंत्रता के पहले भी बनाए जाते थे? अंग्रेज़ों ने कोई पहल की थी? जाहिर सी बात है की तो होगी ही। देखो सबसे पहली बात समझो कि अधिनियम किससे संबंधित है, मतलब सोचो, दिमाग लगाओ, अधिनियम किससे संबंधित है? पर्यावरण से संबंधित है। तो क्या होगा इसमें, अगर अधिनियम पर्यावरण से संबंधित है तो पर्यावरण संबंधित कानून को नियंत्रित करने के लिए ये अधिनियम बनाया गया होगा। उसमें लिखा होगा कि इस कानून को किस तरह से लागू किया जाए, क्या क्या सावधानियां बरती जाएं, और क्या क्या इसमें प्राधिकार दिए गए हैं, क्या क्या प्रावधान है। किसी भी चीज़ से अधिनियम रिलेटेड होगा, महिलाओं से संबंधित होगा तो महिलाओं के लिए या किस तरह लागू किया जाए, महिलाओं की कौन कौन सी समस्याएं हैं, किस विशेष स्पेसिफिक पार्टिकल के लिए, जैसे 3 तलाक के लिए अधिनियम आया तो उन महिलाओं के लिए जो उनसे प्रताड़ित हैं उनके लिए सुरक्षा की बात की गई होगी। और क्या कहते हैं सबरीमाला से आया तो वहाँ पे प्रताड़ित महिलाओं के लिए क्या कहते हैं। लेकिन उससे अगर अधिनियम अधिकार टकराते हैं तो और भी हम उसका दायरा बढ़ाते हैं और विस्तार करके बात करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ चीज़ों को समझो कि ये जो अधिनियम है ये पर्यावरण संबंधित है, ठीक है। अगर ये अधिनियम पर्यावरण संबंधित हो तो इसमें लिखा होगा या कि इसे किस तरह लागू किया जाए, ठीक है, किस तरह इसको लागू किया जाए, ठीक है, और पर्यावरण का किस तरह संरक्षण किया जाए और क्या क्या इसमें सावधानियां होनी चाहिए, ठीक है। पर्यावरण का किस तरह संरक्षण किया जाए और क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए। अगर क्या कहते हैं संरक्षण नहीं हो पा रहा है तो जुर्माने का प्रावधान है कि नहीं, दंड का प्रावधान है कि नहीं। तो इसलिए कानून बना के क्या कहते हैं जीवों का संरक्षण करना, पर्यावरण का संरक्षण करना, इसी तरह से अलग अलग स्पेसिफिक पार्टिकल्स के लिए अलग अलग दायरों में अलग अलग क्षेत्रों के लिए कानून बनाए गए। मतलब
वन्य जीव का अलग बनाया गया तो पर्यावरण निदान के लिए अलग बनाया गया। वहीं पे अनुसूचित जनजातियों के खाद्य सुरक्षा प्रबंधन के लिए उनको भी वनों में अधिकार दिया गया कि वहाँ की वस्तुओं से छेड़छाड़ कर सकते हैं, अपने जीवन यापन के लिए चीज़ों को ले जाके बाहर बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, वो भी सुविधा अनुसार। तो इस तरह की चीज़ें जहाँ ज़रूरत पड़ी कि अगर वनों पर लोग आश्रित हैं तो उनको भी बढ़ावा दिया जाए ताकि वनों से उनकी भी आजीविका चलती रहे। ठीक है, तो सोचने वाली बात है कि हमने अभी पूछा आपसे क्या अंग्रेजों के समय भी ऐसा हुआ था? हाँ, अंग्रेज़ों के समय में भी ऐसा हुआ था। सबसे पहले अंग्रेज़ों ने ही 1912 में, ऐसे नोट करते चलिए, अभी तुम कुछ लिखा नहीं रहे आपको, 1912 में सबसे पहले अंग्रेज़ों ने ही वन्य जंतु संरक्षण अधिनियम बनाया था। ठीक है, इसका पूरा नाम था वन्य पक्षी जंतु संरक्षण अधिनियम बनाया गया। ठीक है, सबसे पहले याद रखना अंग्रेज़ों ने ही इसके बारे में पहल शुरू की थी। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से वन्य जीवों के संरक्षण की बात कही गई। जैसे अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, स्वच्छ पर्यावरण का भी अधिकार जोड़ दिया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, आर्टिकल 21 में जो राइट टू लिव है उसी के साथ में पर्यावरण के संरक्षण के अधिकार को भी जोड़ दिया सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, तो इस तरह से पहल शुरू हुई। ये तो हो गया क्या कहते हैं आज़ादी के बाद का। आज़ादी के बाद हमने बताया कि भारत में क्या कहते हैं कैसे शुरू हुई, पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का प्रयास किया गया। फिर हुआ क्या, स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ। स्टॉकहोम सम्मेलन पर्यावरण के लिए हुआ, तो उसमें क्या कहा गया, उसमें कुछ न कुछ प्रावधान रखे गए कि सरकारें देश भर की अपनी अपनी क्या कहते हैं स्पेसिफिक बेसों को चूज करें, उससे रिलेटेड अधिनियम बनाएं, अधिनियम बना के हमें अवगत कराएं कि आप लोग उस पर क्या कर रहे हो, क्या कार्रवाई कर रहे हो। तो उसी के लिए फिर सबसे पहले भारत में कानून बनाया गया। ठीक है, सबसे पहले क्या बनाया गया कानून, किसके लिए, पहले जंतुओं के संरक्षण के लिए बनाया गया, जंतुओं के संरक्षण के लिए बनाया गया, पर्यावरण के संरक्षण के लिए बनाया गया। धीरे धीरे इनका दायरा बढ़ाया गया, धीरे धीरे इनका दायरा बढ़ाया गया, जनजातियों के लिए बनाया गया। ठीक है, फिर जनजातियों के लिए बनाया गया तो नियमन नहीं हो पाया तो इनका दायरा बढ़ाया गया। तो इस तरह से चीज़ों को भी बढ़ाते जाने लगे हम क्या कहते हैं। जहाँ पे कहीं पे दंड का प्रावधान नहीं था तो उसमें हमने दंड का प्रावधान ला दिया ताकि क्या कहते हैं छेड़छाड़ ना करें लोग और दंड के प्रावधान से डरें और क्या कहते हैं जो विविधता बरकरार रहे। ठीक है, तो अपने पहले अधिनियम की तरफ आइए। ये हमारा था समझाने का बेसिक्स तरीका। ये क्या पहले भी सुधार हुआ था जो हम लोग शुरू करते हैं कि बस यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। ठीक है, तो चलिए हेडिंग डालिए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। पहला अधिनियम हमारा है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। ठीक है, संरक्षण को ब्रैकेट में कर लो, क्या बोलते हैं इसको, वन्य जीव अधिनियम 1972। ठीक है, और किसके लिए था, ये संरक्षण के लिए ही था, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए ही था। पहले इसको समझ लीजिए और हो सके तो नोट डाउन करते चलिए। अब अगर वन्य जीव संरक्षण के लिए कोई अधिनियम बनाया जाएगा, जैसे मैंने कहा पर्यावरण के लिए बनाया गया, तो क्या किया गया, पर्यावरण संबंधी कानून को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया या फिर किस तरह लागू किया जाए, क्या क्या कमियां हैं उसको दूर करने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहली बात आ जाएगी, अगर किस लिए बनाया जाएगा, ऐसे बेसिक सोचो क्या क्या लिख सकते हैं बताइए। देखिए, पहला तो वन्य जीव का नाम ले रहे हो आप, तो सबसे पहले आ गया कि वन्य जीवों की रक्षा की जाए, वन्य जीवों की रक्षा की जाए। अगर उनका अवैध तस्करी हो रहा है तो उस पर रोक लगाया जाए, अवैध शिकार हो रहा है तो उस पर रोक लगाया जाए, या अवैध व्यापार हो रहा है तो उस पर रोक लगाया जाए। किसी भी चीज़ को पहले कंसंट्रेट होकर सोचो कि अगर इस पर कानून बना होगा तो क्यों बना होगा। आधा तो आपका एग्जाम्पल्स, आधा तो आपका टॉपिक से ही क्लियर हो जाएगा कि उसके नाम में रखा क्या हुआ है। तो हमने आपको समझाने का प्रयास किया ना। सबसे पहले तो जीवों की सुरक्षा के लिए बनाया जाएगा। किस तरह सुरक्षा हो रही है, अवैध उनकी तस्करी हो रही है, क्या हो रहा है, अवैध शिकार हो रहा है ना, अवैध तस्करी हो रही है, अवैध शिकार हो सकता है और अवैध व्यापार हो सकता है। इन सब चीज़ों के लिए ये कानून बनाया गया। ठीक है, अवैध व्यापार के लिए ये सारे कानून बन गया। कुल मिला के इसका उद्देश्य था कि इन सब चीज़ों को नियंत्रित करना। पहले गवर्नमेंट बॉडीज़ का कंट्रोल नहीं था तो लोग वनों में घुस जाते,
शिकार करते थे, लेकिन आज कोई राजा महाराजा मिलता है कि शिकार खेलने गए हैं? नहीं ना, क्योंकि एक बाघ को मारने पे भी जुर्माना है, हिरन को भी मारने पे जुर्माना है, सलमान खान वाला केस जानते ही होंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या प्रोसेस था इसका स्टॉकहोम सम्मेलन में, जो ये अधिसूची रखी गई कि कुल मिला के इन सब चीज़ों को नियंत्रित करना था। अब सोचना समझना है ही नहीं यार, मतलब चीज़ों को सोचो यार। वन्य जीवों में जो जीव जंतु होते हैं उनके संरक्षण की बात की जाएगी, क्या क्या उन पर परेशानियाँ आती हैं, तो इस तरह की परेशानियाँ आती हैं उन पर, सुरक्षा की, तस्करी की, शिकार का, अवैध व्यापार का, ठीक है। तो उद्देश्य क्या था 1972 में स्टॉकहोम के उद्देश्य को पूरा करने के लिए, जो वहाँ पे सम्मेलन हुआ था उसको पूरा करने के लिए ये अधिनियम लाया गया। उसके बाद फिर क्या हुआ, सबसे एक बात याद रखना, पीसीएस ने क्वेश्चन पूछा हुआ था कि इसमें दंड या जुर्माने का भी प्रावधान है, तो हमेशा याद रखना इस अधिनियम में दंड जुर्माने का प्रावधान नहीं है। दंड और जुर्माने का प्रावधान नहीं है, इसी में संशोधन किया गया, इसी अधिनियम में संशोधन किया गया और इसका नाम दिया गया भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। क्या दिया गया? भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 2002, और ये 2003 में संशोधन किया गया, उसमें जोड़ा गया कि इसमें दंड का प्रावधान है, लिख लेना। इसी का आगे संशोधन किया गया, उसका नाम रखा गया भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, ठीक है, 2002। याद रखना इसमें हमेशा कि इसमें दंड और जुर्माने की बात की गई, ना कि इसमें की गई थी। अब क्वेश्चन पूछेगा तो हमेशा दिमाग में याद रखना। अब अगर ये जोड़ा गया या फिर अगर इसके सुरक्षा की बात की जाएगी तो कुछ करना नहीं है। देखो इसी के नीचे क्या किया जाएगा, अगर कहा जाए कि इन सब चीज़ों पे अगर आप वन के अधिकारी होगे तो आप क्या करोगे वन की सुरक्षा के लिए, ये समस्याएं आपके सामने आ रही हैं तो आप उनकी सुरक्षा के लिए क्या करोगे। वही चीज़ें इनकी समस्याओं के प्रावधान के लिए कानून बनाया गया। अब वन्य जीवों की सुरक्षा की बात की गई तो जो अभी 2002 का अधिनियम आया उसमें सुधार किया गया। सुधार करके क्या किया गया, वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए सलाहकार बोर्ड की स्थापना की गई, ठीक है। वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए सलाहकार बोर्ड की स्थापना की गई। शिकार पर नियंत्रण करने की बात की गई, अगर शिकार हो रहा है तो क्या होगा, इस पर नियंत्रण करने की बात की गई। मतलब जो समस्याएं हैं उन्हीं समस्याओं को दूर करने में आपका निदान है, तो निदान में गवर्नमेंट में ये प्रयास करने का किया। और सबसे बड़ी बात याद रखना, इसी के अंतर्गत, इसी अधिनियम के अंतर्गत जो वन्यजीव संरक्षण अभ्यारण्य होते हैं या फिर नेशनल पार्क्स होते हैं उनकी स्थापना की जाती है, हमेशा याद रखना। अवैध व्यापार हो रहा है तो क्या करेंगे, जो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं भारत में धीरे धीरे उनको हम क्या करेंगे, संरक्षित करेंगे। संरक्षित करने के लिए अभ्यारण्य का निर्माण करेंगे, नेशनल पार्कों की स्थापना करेंगे, वहाँ जीव जंतुओं को छोड़ेंगे और वहाँ पे प्रतिबंध कर देंगे। प्रतिबंध कर देंगे सरकार के द्वारा, क्या कहते हैं, ऑफिसर्स के द्वारा, कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम समस्याएं ना हो पाएँ, बस, ठीक है। और सबसे ज़्यादा अब देखिए क्वेश्चन कहाँ से बनता है, क्वेश्चन बनता है कि इसमें 6 अधिसूचियाँ शामिल हैं, ठीक है, या फिर इसमें 6 अनुसूची हैं। और 6 को देखिए क्वेश्चन पूछता कहाँ से है, 3, 4, 5, 6, ठीक है। कुछ इस तरह से इनका संबंध है। मतलब जो जीव जंतु अनुसूची 1 में आते हैं उन्हें नुकसान पहुंचाना पूरी तरह प्रतिबंधित है और नुकसान पहुंचाने पे कठोर सज़ा का प्रावधान है। जो अनुसूची 1, 2 में आते हैं उन जीवों को आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते और दंड का प्रावधान है। यही क्वेश्चन पूछता है कि अनुसूची 5 में शामिल जीव जंतुओं को दंड का प्रावधान है या उन्हें हम नुकसान नहीं पहुंचा सकते, तो गलत है। अनुसूची 5 में जो जीव जंतु हैं उनका हम शिकार कर सकते हैं। अनुसूची 5 में जो जीव जंतु उनका हम शिकार कर सकते हैं। और अनुसूची 3, 4 में जो है दंड का प्रावधान है लेकिन इससे कम है। खत्म हो गया 2-3 लाइन में। और 6 में क्या आता है, अभी क्वेश्चन पूछ लिया गया था, 6 में पौधे के वाणिज्यीकरण के बारे में दिया गया है। 6 में पौधे के वाणिज्यीकरण पे रोक लगाने की बात की गई है, ठीक है। देखिए समझिए चीज़ों को, देखिए पहला खत्म हो गया, दूसरा, पहले दूसरे में जान गए ना कि दंड का प्रावधान और नुकसान पहुंचाने पे दंड का। दूसरे में क्या कहते हैं, कम प्रावधान है, प्रावधान इसमें भी है। जो भी जीव जंतुओं की सूची दी गई है हमारे बुकलेट में दी गई, पढ़ लेना कुछ जंतुओं की। 5वें में शिकार कर सकते हैं और 6ठे में जो है पेड़ पौधे ही शामिल हैं या फसलें जो भी हैं उनके वाणिज्यीकरण पे रोक है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा
वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ठीक है। अब मुझे लग रहा है कोई समस्या तो नहीं होगी, किसी को समझ में तो आ ही गया, क्लियर हो गया एकदम। दूसरा अधिनियम इसी से रिलेटेड देखिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का। का, ठीक है। पहले ट्रेंड था ऑब्जेक्टिव पूछने का, तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछता था कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लाया गया, तो ये पूछता था। या पहले वाले क्वेश्चन में 1972 पूछता, लेकिन इसमें ऐसा नहीं पूछता है। अब कहीं पूछ लिया ऑब्जेक्टिव में तो ठीक है, अलग बात है, बाकी अब इसमें नहीं पूछता है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले इसके कोर में जाइए। हम बात किसकी कर रहे हैं? पर्यावरण की कर रहे हैं। तो पर्यावरण में समस्याएं क्या क्या हो सकती हैं, किस तरह की, सोचो, दिमाग लगाओ, ठीक है। अगर इसके लिए अधिनियम आया होगा तो जाहिर सी बात है पर्यावरण के बचाव की बात की जा रही होगी, ठीक है। पर्यावरण के नियंत्रण की बात की जा रही होगी, पर्यावरण प्रदूषण को कम करने की बात की जा रही है, या फिर इन सभी को बचाने के लिए अधिकारों की बात की जा रही होगी। तो लिख सकते हो, बस सोचते चलो, बस पर्यावरण के बचाव की बात की जाएगी, और क्या होगा, प्रदूषण कम करने की बात की जाएगी, या फिर नियंत्रण करने की बात की जाएगी। इसके अलावा भी कुछ हो सकता है, जो भी जोड़ सकते हो गया। पहले ये चीज़ नहीं थी, याद रखना, पहले ये अधिनियम नहीं था हमारे पास। जब भोपाल गैस त्रासदी हुई, कब हुई थी, कोई बता सकता है? 1984 में जब भोपाल गैस त्रासदी हुई, उसमें एक क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। उसके बाद फिर प्रदूषण पे सरकारों ने ध्यान देना शुरू किया और ये अधिनियम लाया, ठीक है। तो ये भी क्या कहते हैं, स्टॉकहोम का टारगेट था। जो स्टॉकहोम सम्मेलन था ये भी उसी का टारगेट था, लेकिन लागू कब किया गया? लागू समस्याओं के बाद किया गया, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात, इसका उद्देश्य क्या था? केंद्र और राज्य के बीच समन्वय स्थापित करना। याद रखना, एक चीज़ हमेशा पूछता है, इसका उद्देश्य था केंद्र और राज्य के बीच, ठीक है, समन्वय स्थापित करना। एक बात कभी मत भूलना, याद रखना, ठीक है। अब देख लीजिए इसके कोर में क्या है, किस लिए लाया गया, इसकी समस्याएं क्या क्या थी। तो हमने आपको बता दिया, बचाव की बात की गई होगी। तो पर्यावरण किस किस तरह से फैल सकता है, इसमें परिभाषा में इसके दिया गया है कि पर्यावरण को ध्यान रखा गया। तो पर्यावरण या प्रदूषण, देखो, हवा में भी फैल सकता है, पानी भी प्रदूषित हो सकता है, ठीक है, भूमि भी हो सकती है, मनुष्य भी हो सकता है, जीव जंतु भी हो सकते हैं, पौधे भी हो सकते हैं। इसलिए इन सारे आयाम को इनकी परिभाषा में शामिल किया गया, ठीक है। हवा, पानी, भूमि, मनुष्य, पौधा, जीव जंतु, ये सारे के सारे आयाम इनकी परिभाषा में शामिल हैं, मतलब इनकी दायरा को बढ़ा दिया गया। और एक बात कभी मत भूलना, इसमें जो इसके प्रावधान हैं उसमें 26 भाग हैं और 4 अध्याय हैं। इन सब इतने चीज़ों में बांटा गया है इसको। ये पूछता है, अभी क्वेश्चन आया था कि इसमें 20 भाग और 4 अध्याय हैं, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें 26 भाग और 4 अध्याय हैं जिनमें इनको बांटा गया है, ठीक है। सबसे बड़ी बात क्या है, ये जो अधिनियम है वो केंद्र सरकार को सीधा निर्देश देता है, केंद्र सरकार के कंट्रोल में होता है। तो ये क्या करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को सीधा निर्देश देता है, ठीक। दिमाग क्लियर हुआ, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट को निर्देश देगा तो क्या होगा, लोग डरेंगे, सोचेंगे कि यार राज्य सीधा केंद्र सरकार के पास रिपोर्ट करेगा तो प्रॉब्लम क्या कहते हैं ज़्यादा क्रिएट हो जाएगी, इसलिए पर्यावरण को बचाने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। देखिए, और अब देखिए ये यहाँ से ख़त्म हो गया, ठीक है। अभी हमने एक चीज़ और बताया, फिर इसके बाद एक अधिनियम लाया गया जिसमें अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण की बात की गई। और वो अधिनियम क्या था, अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन्य निवासी अधिनियम था, और 2006 में लाया गया था। उसमें क्या कहा गया, अगर वन निवासी जनजातियों की बात की जाएगी तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट, कॉमन सा कॉन्सेप्ट लगाइए, किसकी बात की जाएगी उसमें वन अधिकारों को मान्यता देने की बात की जाएगी, उनके खाद्य सुरक्षा को सुरक्षित करने की बात की जाएगी कि नहीं, और किस तरह से सुरक्षित करने की बात की जाएगी। जैसे उनको एक कहानी के माध्यम से, जो किसी ने कह दिया कि भैया तुम जाओ वन में रहो लंबे समय तक,
अगर तुम वन में रहने जा रहे हो तो वन की रक्षा भी तुम्हें करनी होगी, वन की सुरक्षा भी करनी होगी, ठीक है। वन की रक्षा भी करनी होगी, सुरक्षा भी करनी होगी, वन की जिम्मेदारी भी तुमको समझनी होगी, उसके प्राधिकार को समझना होगा और वहाँ पे जो जीव जंतु हैं उनको संरक्षण देना होगा। तो बस इन्हीं चीज़ों को तोड़ दो और वहीं उनकी क्या कहते हैं प्रावधान में थे। पहले इसको लिख लेना पूरा, फिर आपको समझा देते हैं। अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम 2006, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसका उद्देश्य क्या था कि वन अधिकारों की मान्यता देना। किनको मान्यता देना? वन अधिकारों की, वहाँ पे रहने वाले अनुसूचित जनजाति को। और मेन उद्देश्य क्या था? इनकी खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना, ठीक है। ये कभी मत भूलना, इनकी खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना। अब अगर किसी चीज़ को कंट्रोल करना हो तो गवर्नमेंट भी क्या कहते हैं उसको लो लेवल पे ध्यान देने का प्रयास करती है। जैसे अगर महिलाओं की सुरक्षा करनी हो तो बड़ी बड़ी कमेटियाँ संस्थाएं तो बनाई गई, या किसी चीज़ को कंट्रोल करना हो तो लो लेवल का मतलब क्या होगा, उसको ग्रामीण अंचल से शुरू करो। अब वनों के आसपास कौन रहता है? वनों के आसपास वन निवासी रहते हैं, ठीक है, जनजातियाँ रहती थी। तो उनको कहा गया कि आप लोग इसकी रक्षा करो, इसकी सुरक्षा करो, यहाँ के जीवों का संरक्षण करो और क्या कहते हैं अपनी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करो। आप अगर उस पर डिपेंड हैं तो आपको फल मिल रहा है तो खाओ, लकड़ियाँ गिर रही हैं साफ़ सफाई करो, उसके ले जाके बेचो, उन पे आश्रित रहो। ये समस्याएं जो आ रही थी उनको दूर करने का प्रयास किया गया इस अधिनियम के माध्यम से, ठीक है। आप समझ में आया? लेकिन इसका ठीक से पालन नहीं हो पाया, इसका ठीक से पालन नहीं हो पाया तो फिर इसका संशोधन कर दिया गया 2012 में। याद रखना, इसका संशोधन फिर से 2012 में क्या किया गया, क्यों किया गया? क्योंकि जनजातियों को सही से लाभ नहीं मिल पा रहा था, ठीक है। इसीलिए 2012 में संशोधन किया गया और सरकार ने कहा कि इसको सख्ती से लागू किया जाए। और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, कोई बता सकता है? ये जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है, याद रखना। जनजाति कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम। हमें लग रहा है इसमें और कुछ समझाने की ज़रूरत आपको नहीं है। क्यों आया था हमने बता दिया कहानी के माध्यम से कि भाई जो वहाँ रहेगा उसकी सुरक्षा करेगा, उनको अधिकार दिया जाएगा, जीवों की सुरक्षा करेगा। तो इस तरह से वन निवासी परंपरागत अधिनियम हो गया। अब आगे थोड़ा सा एनजीटी के बारे में देख लीजिए, उसके बाद ये सीरीज़ हमारी 2-3 क्लास की चलती रहेगी। जितने भी अधिनियम हैं, जितने भी इससे संबंधित कानून हैं, वो हम सबको वो सारे के सारे कानून को रिवाइज कराएंगे ताकि आप एग्ज़ाम में शामिल होने जा रहे हो, आपको इन्वायरमेंट में तो कोई समस्या हो ही ना पाए। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट था, इसलिए इसको बताना काफ़ी ज़रूरी था, क्योंकि कहीं से क्वेश्चन आए ना आए, लेकिन यहाँ से प्रश्नों की संख्या बढ़ जाती है और प्रश्न यहाँ से आते ही आते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए आगे एनजीटी के बारे में। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना क्यों की गई? इसका भी उद्देश्य है कि पर्यावरण संबंधी कानूनी अधिकार और उसका प्रवर्तन करना, ठीक है। अगर उससे व्यक्ति को नुकसान हो रहा है या किसी स्पेसिफिक प्लेस को नुकसान हो रहा है, ठीक है, तो क्या करना ये है कि उनमें क्या कहते हैं जो नुकसान हो रहा है ये एनजीटी क्या करेगा, उसकी भरपाई करेगा, उसकी क्षतिपूर्ति करने का प्रयास करता है, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 2010 में, ठीक है। इसकी स्थापना 2010 में हुई थी, 18 अक्टूबर, याद रखना। कुछ लोग कहते हैं कब हुई थी, तो 18 अक्टूबर 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में है। दिल्ली के साथ साथ 4 और जगह हैं जहाँ पे इसकी मीटिंग होती है। भोपाल है, पुणे है, कोलकाता है, चेन्नई है, इसको याद रखना, ठीक है। भोपाल है, पुणे है, चेन्नई है और क्या है? कोलकाता है। तो ये तो समझ में आ गया इसकी स्थापना क्यों की गई थी ना। लेकिन सबसे बड़ी बात समझिए,
अगर उनसे संबंधित निपटानों को ये पूरा करेगा तो इससे फ़ायदा भी तो होगा सुप्रीम कोर्ट को। तो इसके उद्देश्य में ये भी शामिल था कि सुप्रीम कोर्ट का जो बर्डन है उसको कम करना, और जितने भी केसेस आते हैं, केसेस का मतलब अपील आता है, अपील आती है, याचिका आती है, और जितने अध्याचन आते हैं सारे के सारे केस को 6 महीने में निपटा देना। ठीक है, सबसे बड़ा उद्देश्य इसका था सुप्रीम कोर्ट के बर्डन को कम करना, और जो भी अपील, याचिका या अध्याचन आते हैं उनको 6 महीने में निपटा देना। साफ साफ क्वेश्चन पूछ लिया था कि एनजीटी 6 महीने में इन चीज़ों को क्या करता है, निपटाता है, क्या सच है कि नहीं सही है। तो इन सारी चीज़ों को 6 महीने में निपटा देता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि 18 अक्टूबर 2010 को इसकी स्थापना की गई, और पर्यावरण संबंधी कानूनी अधिकार का क्या करता है, प्रवर्तन करता है, उनके अधिकारों की क्या कहते हैं, अवमानना को लागू करता है अच्छे से। और अगर लेकिन किसी व्यक्ति या फिर क्या कहते हैं स्थान का नुकसान होता है, संपत्ति का व्यक्ति के नुकसान होता है, तो क्या करता है, ये उसको सहायता देता है और शीघ्र क्या कहते हैं क्षतिपूर्ति करने की बात करता है। तो ये एनजीटी है। जैसे एनजीटी ने लगाई फटकार, या पराली जलाने पे एनजीटी ने लगाई फटकार, तो एनजीटी गवर्नमेंट संस्था है, भारत की सबसे बड़ी पर्यावरण संबंधी कानूनी अधिकार को प्रवर्तन करने के लिए, तो वो ये सारे कार्य कर सकती है। ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। तो ये क्लासें ऐसे रेगुलर चलती रहेंगी, और क्या कहते हैं बारी बारी से आपको सारे के सारे कानूनी संबंधी अधिकारों को हम लोग बताते रहेंगे, और उम्मीद है कि एक क्लास और लगेगा सारे कानूनी अधिकार को ख़त्म करने, ताकि आपको कोई समस्या ना हो पाए। ये इतने बड़े थे अधिनियम, जिसको थोड़ा सा बताने का प्रयास किया कम समय में। इसके बाद जो है छोटे छोटे टुकड़ियों में हैं, जिनमें आपको जानने की ज़रूरत है कि इनका उद्देश्य क्या था, इनकी स्थापना कब हुई, और इसमें संशोधन किया गया तो क्यों किया गया, बस इतना ही जानने की ज़रूरत है। उसके बाद फिर हम इनके संस्थाओं पे चलेंगे। जैसे विश्व की जो संस्थाएं हैं, भारत की संस्थाएं, उनको मिला के एक साथ पढ़ेंगे। यूनेप हो गया, WMO हो गया, UNFCCC हो गया। तो इन सबसे क्वेश्चन आते हैं, और संभवतः यही मैं कहूँगा कि अगर 50% क्वेश्चन गवर्नमेंट संस्थाओं और कानूनों से आते हैं तो कोई समस्या आपको हम नहीं होने देंगे वहाँ से। धन्यवाद।